हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज जो हमारी चली थी उसका भाग 86 है और इसमें भी डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज लेटेस्ट पैटर्न पे यूपी ट्रिपल एससी के। और देखिए दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो आपका रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था सचिवालय रक्षक का, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि इस टेस्ट सीरीज से कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिले थे। इसके अलावा जो अन्य टेस्ट सीरीज आती है, हमारी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज है और इसके अलावा उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज है, उसको फॉलो करें। और 9 बजे रात जो हमारी परीक्षा वहाँ का लाइव सेशन होगा, आज नैनीताल को डिस्कस करेंगे, उसको भी ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 86। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो बताना है आपने कौन सा पत्र दिए गए विकल्पों में वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्र को पत्र। यानी कि वैयक्तिक पत्र का मतलब होता है व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र, एक ही बात है। वैयक्तिक, व्यक्तिगत, अनौपचारिक, ये सभी अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। और इसमें आप निजी मामलों के संबंध में पत्र व्यवहार करते हैं, जैसे कि पारिवारिक सदस्य हो गए, मित्र हो गए या अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, समझना है आपने। किसी भी पत्र को लिखने के लिए, ये ऑफिशियल पत्र की बात हो रही है यहाँ पे, एक पत्र की विशेषता होती है सरल भाषा शैली, विचारों की स्पष्टता, संक्षेपण, संपूर्णता, प्रभावान्विति, बाहरी सजावट। देखिए, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बाहरी सजावट भी एक पत्र की विशेषता होती है, ठीक है। पत्र अगर अच्छा नहीं हुआ दिखने में तो पढ़ने वाले पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हो सकता है वो साइड फेंक दे, लेकिन दिखने में पत्र बाहर से अच्छा होगा तो वो देखेगा जरूर अंदर क्या है। तो बाहरी सजावट को भी पत्र की विशेषता में रखा जाता है। और लास्ट होता है विनयशीलता, यानी कि कितनी विनयशीलता से पत्र का मैटर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन सभी में जो प्रेषक है ये पत्र की विशेषता नहीं होती, भेजने वाला पत्र की विशेषता नहीं है, जबकि संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता ये पत्र की विशेषता होती है। इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मूल जो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे हिसाब से देखा जाए तो वो होते हैं आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। री को भी इसमें रखा जाता है डबल मात्रा वाला, ठीक है। और मूल स्वर में भी री रखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। मूल दीर्घ स्वरों की बात होती तो री फिर भी आएगा, और मूल स्वरों की बात भी होगा तो अ, छोटा ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और री, ये भी मूल स्वर होते हैं। यहाँ पे बोला कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो आ है भाई, ऊ भी है, बड़ी ऊ और बड़ी ई भी है। ओ जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ओ हमारा क्या होता है, ओ हमारा संयुक्त स्वर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओ क्या होता है, संयुक्त स्वर, ना कि मूल दीर्घ स्वर, इंपॉर्टेंट है। ओ औ दोनों जो हमारे हैं ये हमारे क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय बार बार आते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। उपसर्ग जो होते हैं वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो प्रारंभ में लगते हैं शब्द के और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अ उपसर्ग किस में नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा दोस्तों डी सही, ठीक है, अनुज। अकथ, अकथ में अ लगा है, अभेद में भी अ उपसर्ग है, अचूक में भी अ उपसर्ग है, अनुज में नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, अ उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द होते हैं जैसे कि अजर, अचल, अवैतनिक, अयोग्य, ये सभी है। इनमें से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। जैसे अभी हमने पढ़ा ऊपर, उपसर्ग क्या होता है, वो शब्द के प्रारंभ में लगने वाले शब्दांश होते हैं। ऐसे प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। तो नी प्रत्यय इसमें किस में नहीं लगा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, नौकरानी। शेरनी में लगा है, मोरनी में लगा है, कुटनी में लगा है, जबकि सी नौकरानी में हमारा क्या होता है, आनी प्रत्यय होता है, ठीक है। नौकरानी में आनी, नौकर धन आनी, नौकरानी, तो यहाँ पे नी प्रत्यय नहीं है, आनी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा, देखिए। तो तत्सम तद्भव आपको पता ही है, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है, और तद्भव वो होते हैं तत्समों का ही बिगड़ा हुआ रूप। तो यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखते हैं तो इनमें से जो शब्द तत्सम नहीं है वो हो जाएगा कूची, ऑप्शन सी, ठीक है। कपाट, कीटक, कुंभकार, ये सभी तत्सम शब्द हैं, ठीक है। और जो हमारा कूची है ना, कूची, कूची का जो तत्सम होता है वो कूर्ची का होता है, ठीक है। कूची का तत्सम होता है कूर्ची का, ठीक है। और वहीं कपाट का तद्भव बोले क्या होगा, तो किवाड़ होता है। कीटक का तद्भव बोलेंगे तो कीड़ा, और कुंभकार का तद्भव होगा कुम्हार, ठीक है। ये सभी तत्सम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो ऊपर तत्सम पूछा था, नीचे तद्भव पूछ लिया।
तो ध्यान से अगर हम इसमें देखते हैं तो पक्ष तत्सम है, पतन तत्सम है, पक्षी भी तत्सम शब्द है, जबकि ऑप्शन डी पत्ता जो है ना, पत्ता, ये तद्भव है। ठीक है, पत्ता का तत्सम क्या हो जाएगा, पत्र। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, पत्ता। अगला देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्न में से कौन सा भेद गलत है। तो आपको पता है ये शब्द भेद हमने टॉपिक यहाँ पे भी दिया है आपको यूट्यूब पर, हिंदी वाली टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, बहुत से डिस्क्रिप्टिव सेशन भी हैं। हाल में मैंने आपको एक अक्षरी, द्विअक्षरी, 3 अक्षरी जो हमारे शब्द होते हैं उनमें कैसे काउंटिंग की जाती है ये बताया था। तो उसमें टॉपिक मिल जाएगा आपको कि हमारा जो शब्द भेद है कि उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, ठीक है, अर्थ के आधार पे, तो ये सभी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द का जो गलत भेद है इसमें, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यौगिक। ठीक है, यौगिक नहीं होता है। उत्पत्ति के आधार पे अगर ध्यान दे दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। ठीक है, देशज और विदेशी, तो ये 4 भेद है उत्पत्ति के आधार पे, यौगिक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यौगिक जो होता है ना, ये हमारा रचना या बनावट के आधार पे होता है शब्द भेद। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भाई, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा जो कि एक समूह का बोध नहीं करा रहा है। बहुत सिंपल है, सभा, भीड़, कक्षा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूह का बोध होता है ना, सभा में लोग होंगे ज़्यादा, भीड़ में भी लोग होंगे, कक्षा में भी बच्चे होंगे। दौड़ जो है वो नहीं है समूहवाचक संज्ञा। दौड़ भाई हमारे साथ पता चला क्या है, वर्ब है, क्रिया है। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के लिए शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा को अंडरलाइन किया गया है, तो जो थोड़ा है, थोड़ा जो शब्द है वो विशेषण के किस भेद में आएगा ये बताना है आपने। तो विशेषण के भेद हमने पढ़े हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि कुछ तो है ना, कन्फर्म पता नहीं चला कि कितना है, लेकिन है ना, परिमाण तो है। जैसे कि हमारा अगर हम बोले थोड़ा पानी, तोला भर, ठीक है, और कुछ पानी, तो ये हम सभी रखते हैं परिमाणवाचक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्ययी शब्द कौन सा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए अव्ययी क्या होते हैं। ठीक है, तो अव्यय आपको पता है, अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि किसी के कारण भी इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये ज्यों के त्यों रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, भर जो शब्द है ये हमारा अव्यय हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए लिंग, वचन और इसके साथ साथ पुरुष, कारक, कोई भी चीज़ इसको चेंज कर सकते नहीं कर सकते, ये शब्द ज्यों का त्यों रहेगा किसी भी सेंटेंस में। ओके, अगला देखिए, निम्न में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो विचित्र का पर्यायवाची बताना है आपने, एंड द राइट आंसर इज, विचित्र का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा अनूठा, अजूबा, विलक्षण, अनोखा, निराला, यानी कि विलक्षण, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें सही आंसर है विलक्षण, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से निंदा का विलोम क्या होगा। तो बताना है निंदा का विलोम, एंड द राइट आंसर इज, निंदा का मतलब होता है बुराई करना। ठीक है, और निंदा का विलोम होगा बुराई करना, और इसका हो जाएगा स्तुति करना, ऑप्शन ए। ठीक है, स्तुति करना, प्रशंसा टाइप, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, देखिए, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश बताना है आपने, किसको बोलते हैं अनियमित, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, जो नियमानुकूल ना हो, यानी कि जो नियम के अनुकूल ना हो उसको बोलेंगे अनियमित। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, इसके लिए एक वाक्यांश होगा अनियंत्रित। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, इसको बोलते हैं अनिर्णित। ठीक है, बोलने में थोड़ा डिफिकल्टी है इसको, अनिर्णित। ठीक है, इसके बाद जिसका निवारण ना हो पाए, जिसका निवारण ना हो पाए इसके लिए बोलते हैं, जिसका निवारण ना हो सकता हो उसको बोलते हैं अनिवार्य। ओके, तो यहाँ पे अनियमित के लिए उचित वाक्यांश हो जाएगा ऑप्शन बी। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो गुड़ गोबर कर देना, ये मुहावरा बोलता है हमारा ऑप्शन सी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके आसपास के लोग भी गुड़ गोबर कर देते हैं ना, आप तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से, तो कई बातें होती हैं, आपका बना बनाया काम बिगाड़ते हो हमेशा और आपको ट्रोल करते हैं। कोई बात नहीं, इस बार ग्रुप सी के एग्ज़ाम में निकल के आप लोग उनको जवाब देंगे ज़रूर, मैं आशा करता हूँ। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। देखिए, मिश्र वाक्य पहचानना, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य पहचानना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हमारा मिश्र वाक्यों की पहचान क्या होती है।
मिश्र वाक्य की पहचान होती है जब एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य या अंग वाक्य हो जुड़ता है उसमें, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं ऑप्शन सी, उसने मान लिया है कि दोष उसका है। तो ऐसे शब्द भी इसमें आते हैं बीच में, ठीक है, जोड़ने वाले। उसने मान लिया है कि दोष उसका है, तो उसने मान लिया इसमें सरल वाक्य है और बाकी अतिरिक्त वाक्य दोष आ रहा है, ठीक है। इसको जोड़ कौन है कि, तो ये मिश्र वाक्य एग्जाम्पल है। बाकी उसने उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, ठीक है। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने वीरता चक्र प्रदान किया, मेरा मित्र आया और हम दोनों शहर पे निकल पड़े। यहाँ पे संयुक्त वाक्य दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा ऑप्शन सी इसमें। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य बनाइए। तो संयुक्त वाक्य को आपने सरल वाक्य बनाना है इसमें। देखिए इसलिए जो आया है इसमें, ये हमारा संयोजक है, संयुक्त वाक्य है ना, इसलिए और, ठीक है, ये सभी हमारे संयोजक तो होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका सरल वाक्य हो जाएगा, मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ठीक है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्न में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है इनमें, इसमें से बताना है आपने। तो कर्मवाच्य क्या होता है, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहा जाता है जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का हमको बोध होता है, ठीक है, यानी कि वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, ऐसे वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं, ठीक है। और भाव का होता है तो भाववाच्य कहलाते हैं, कर्ता का होता है तो कर्तृवाच्य कहलाते हैं, कर्तृवाच्य। तो यहाँ पर कर्मवाच्य साफ पता चल रहा है इसमें, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कर्म की प्रधानता दिख रही है ना इसमें, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ना इसमें स्त्रीलिंग पूछा गया ना पुल्लिंग पूछा गया है। इन शब्दों में से आपने ये शब्द चुनना है जो कि हमारा, माफ कीजिएगा, वचन की बात हो रही है, लिंग की नहीं हो रही है यहाँ पे। वचन मतलब एक वचन बहुवचन में सेम रहता है, ज्यों का त्यों। कौन सा ऐसा शब्द होगा इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सरसों, ठीक है। देखिए 1 किलो सरसों, 1 किलो सरसों, ठीक है, या मैं बोलूँ सिंपल से समझिए, देखिए 1 दाना सरसों, सरसों का दाना होता है ना, 1 दाना सरसों है ना, और वहीं मैं बोलूँ 100 दाने सरसों, 100 दाने सरसों। देखिए 100 बहुवचन हो गया, लेकिन सरसों तो ज्यों का त्यों आ रहा है। देखिए एक वचन में भी सरसों ही लिख रहे हैं, बहुवचन में भी सरसों लिख रहे हैं, यानी कि सरसों इसमें ऐसा शब्द है जो एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था आपका लखनऊ में। पहले तो इसको नोट कर लें आप, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था ये, और ये 1936 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी उपन्यास सम्राट या कथा कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है, ये नोट कर लें आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट, देख लिया हमने 86। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे आज, और आई थिंक 20 में से 20 किया होगा आपने, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इजी थे आज के। बाकी देखिए ग्रुप सी के 50 प्रैक्टिस सेट हमारे एप्लीकेशन के स्टोर पे चल रहे हैं, जिसमें 41 टेस्ट हो चुके हैं। लेटेस्ट पैटर्न ग्रुप सी का 20 हिंदी, 30 की जीएस, 10 रीजनिंग, 40 उत्तराखंड जीएस करंट अफेयर। तो इस पैटर्न पे पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है और जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, निश्चित ही बेनिफिट इसका आपको नेक्स्ट एग्जाम में मिलेगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, खूब सारा रिवीजन करें, ये टेस्ट सीरीज जितने भी आ रहे हैं इनको फॉलो करें। और पहले से जो टेस्ट सीरीज है हमारी, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है और लास्ट टाइम में देखना चाहते हैं, तो रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज से बेहतर कुछ नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज, तो इनको आपने फॉलो करना है। चलिए मिलेंगे आपको जल्दी, अभी 9 बजे परीक्षा होगी महाकुंभ के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।